नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ट्रेडिंग कंपनी जिसका काम सिर्फ मुनाफा कमाना था, वो दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक पर कब्जा कैसे कर सकती है? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि यही है हमारे आधुनिक भारत की शुरुआत। और हाँ, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए तो ये कहानी एक तरह से बुनियाद है। देखिए, यहाँ सिर्फ तारीखें रटने से बात नहीं बनेगी, हमें घटनाओं के पीछे का क्यों और कैसे उसे समझना होगा। तो चलिए आज इसी समझ को थोड़ा और गहरा करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, जो अपनी मिलिट्री पावर के लिए जाना जाता था, उसने एक बार मजाक में अंग्रेजों को दुकानों का देश कह दिया। मतलब वो उन्हें कम आंक रहा था, लेकिन मजे की बात यह है कि अनजाने में ही सही, उसने उनकी सबसे बड़ी ताकत की तरफ इशारा कर दिया था, और वो थी ट्रेड और कॉमर्स। तो असली सवाल यही उठता है, आखिर ये दुकानदार इतने बड़े और अमीर उपमहाद्वीप के शासक बन कैसे गए? ये सिर्फ एक बिजनेस की सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी, एक स्ट्रैटेजिक जीत की कहानी है। आइए इसके हर पहलू को जरा खोलकर देखते हैं। इस कहानी की जड़ें किसी जंग के मैदान में नहीं, बल्कि ट्रेड रूट्स यानी व्यापार के रास्तों में हैं। सब कुछ शुरू हुआ एक रेस के साथ, भारत के मसाले, उसके कपड़े और बेशुमार दौलत तक सबसे पहले पहुंचने की रेस। अब जरा इन तारीखों को देखिए। पुर्तगालियों के आने से लेकर फ्रांसीसियों तक लगभग 150 साल तक यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें भारत के ट्रेड पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रही थीं। तो ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत लंबी और कॉम्पिटिटिव प्रोसेस थी। और देखिए, जब बाजार में इतना मुनाफा दांव पर लगा हो, तो कंपटीशन का संघर्ष में बदलना तय है। भारत में भी ठीक यही हुआ। व्यापार की यह दौड़ बहुत जल्द दो सबसे बड़ी ताकतों, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच मिलिट्री सुप्रीमेसी की लड़ाई में बदल गई। अच्छा, तो इन दोनों में एक बहुत बड़ा एक बुनियादी फर्क था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी थी। उसका एक ही मकसद था, प्रॉफिट, तो फैसले भी फटाफट होते थे। दूसरी तरफ थी फ्रांसीसी कंपनी, जो पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल में थी, तो जाहिर है काम करने में वो थोड़ी धीमी थी, उतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी। और यही जो छोटा सा फर्क लग रहा है ना, यही आगे चलकर गेम चेंजर साबित हुआ। ये जो युद्ध हुए, जिन्हें हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं, वो असल में यूरोप की दुश्मनी का इंडियन चैप्टर थे। ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में लड़ रहे थे, और उन्होंने भारतीय राजाओं को अपनी तरफ करके अपनी लड़ाई को भारतीय जमीन पर ले आए। दशकों तक चले इस संघर्ष के बाद एक साल आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है, 1760। इसी साल एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिसने भारत में फ्रांसीसियों की किस्मत पर ताला लगा दिया। यह थी वॉन्डीवाश की लड़ाई। बस इस एक जीत ने भारत में फ्रांस के सारे राजनीतिक सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कोई दूसरा यूरोपियन कॉम्पिटिटर बचा ही नहीं था। मैदान अब पूरी तरह से उनके लिए साफ था। और जैसे ही सबसे बड़ा कांटा रास्ते से हटा, कंपनी ने अपना असली जाल बुनना शुरू कर दिया। अब उनका इरादा सिर्फ व्यापार नहीं था, बल्कि धीरे धीरे एक रूलिंग पावर, एक शासक बनना था। कंपनी की स्ट्रैटेजी बहुत ही स्मार्ट थी। उन्होंने पहले तो बस व्यापार करने की छूट मांगी, फिर लोकल राजाओं के आपसी झगड़ों में दखल देना शुरू किया, और देखते ही देखते वो खुद किंग मेकर बन गए। असल में वो टूटते हुए मुगल साम्राज्य की कमजोरियों का पूरा फायदा उठा रहे थे और धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। ये जो मकड़ी के जाल वाली बात है ना, ये बिल्कुल सटीक बैठती है। बंगाल में एक छोटा सा कदम रखने से शुरुआत हुई, और फिर कंपनी ने धीरे धीरे अपने असर का जाल पूरे भारत में ऐसा फैलाया कि उससे निकल पाना नामुमकिन हो गया। पॉलिटिकल कंट्रोल हाथ में आते ही कंपनी ने भारत की आत्मा यानी उसकी इकोनॉमी पर हमला किया। ये सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था, ये भारत के पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए बदलने की एक सोची समझी चाल थी। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। भारत पर पहले भी हमले हुए, बहुत से शासक आए और गए, लेकिन किसी ने यहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम को नहीं छेड़ा। पर अंग्रेजों ने इसे जड़ से बदल डाला। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब यह था कि भारत, जो सदियों से दुनिया को सबसे अच्छा कपड़ा बनाकर बेचता था, अब ब्रिटेन की फैक्ट्रियों से आ रहे सस्ते माल का मुकाबला ही नहीं कर पा रहा था। नतीजा, लाखों भारतीय कारीगर और बुनकर रातों रात बेरोजगार हो गए। ये एक तरफा लड़ाई थी। एक तरफ था भारतीय कारीगरों का सालों का हुनर और बेहतरीन क्वालिटी, तो दूसरी तरफ थी ब्रिटिश फैक्ट्रियों की मास प्रोडक्शन और कम कीमत। और इस नई दुनिया में मशीन की ताकत हाथ के हुनर पर भारी पड़ गई। ये सारी पॉलिसीज भारत को बदलने के लिए ही बनाई गई थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ के जरिए भारत का पैसा लगातार ब्रिटेन भेजा गया। यहाँ के किसानों को खाने पीने की चीजों की जगह कैश क्रॉप्स जैसे नील या कपास उगाने पर मजबूर किया गया। रेलवेज इसलिए नहीं बनी कि भारतीयों को सुविधा हो, बल्कि इसलिए कि कच्चा माल बंदरगाहों तक और सैनिक देश के कोनों तक जल्दी पहुंच सकें। सीधी सी बात है, भारत को ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए एक रिसोर्स हब बना दिया गया था। तो सवाल यह है कि ये सारी कहानी जानना यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछते कि क्या हुआ, बल्कि ये पूछते हैं कि जो हुआ उसका असर क्या हुआ। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वॉन्डीवाश की लड़ाई किस साल में हुई। सवाल ऐसा आ सकता है कि उस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश राज की नींव कैसे मजबूत की। यह है आपकी एनालिटिकल स्किल का टेस्ट, घटनाओं को जोड़ने और उनके नतीजों को समझने की काबिलियत का टेस्ट। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए पूरी कहानी दिमाग में साफ होनी चाहिए। कौन पहले आया,
उनके बीच लड़ाई क्यों हुई, कौन जीता और कैसे जीता, कौन सी संधियां हुई। सिर्फ एक गहरी और डिटेल्ड समझ ही आपको दूसरों से आगे ले जा सकती है। तो हमने देखा कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी ने पहले अपने कॉम्पिटिटर्स को हराया, फिर भारतीय रियासतों को कंट्रोल किया और आखिर में पूरे देश की इकोनॉमी ही बदल डाली। लेकिन इन सब तारीखों और लड़ाइयों के अलावा आखिर में एक सवाल बचता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो कौन सा एक सबसे गहरा और सबसे टिकाऊ बदलाव किया जिसने भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।